उदयपुर में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक ध्वज पताका फहराने पर रोक। उदयपुर कलेक्टर के आदेश पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने लगाया सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। अरे उदयपुर में जहां महाराणा प्रताप ने भगवा पताका लेके मुगलों को परास्त किया, कभी समझौता नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस भगवा पताका लगाने के लिए उदयपुर में प्रतिबंध, ये राजस्थान है या तालिबान है? कांग्रेस का आरोप, माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी। बीजेपी को बड़े दर्द हो रहा है पेट में। दर्द इस बात का हो रहा है कि रामनवमी के पूरे राजस्थान में जुलूस निकले। पिछली बार बीजेपी ने प्लांट वे में बीजेपी कार्यालय में मीटिंग करके रामनवमी के जुलूस में दंगे करवा दिए। अब की बार क्या हुआ कि सब जगह सख्त कार्रवाई हो रही है, तो रामनवमी के जुलूस में दंगे नहीं करवा पाए, हनुमान जयंती पे दंगे नहीं करा पाए। तो बीजेपी की जब दंगे की प्लानिंग फेल हो गई तो बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है मेवाड़ की धरती से। धार्मिक झंडों से सौहार्द बिगड़ने की आशंका। धारा 144 सीआरपीसी के प्रोविजंस किसी भी क्षेत्र में हिंसा, लूट, आगजनी, उपद्रव को रोकने के लिए हुए हैं। उसमें प्रोविजंस ये किया हुआ है कि उस क्षेत्र का कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम कहते हैं, वे उस क्षेत्र में धारा 144 लगाकर 4 या उससे अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर रोकने के आदेश दे सकता है, जिसकी अवहेलना करने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धर्म का नाम सियासी अरमान। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। उदयपुर के कलेक्टर ने 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। 5 अप्रैल रात से यह फैसला लागू हुआ है और अगले 2 महीने तक रहेगा। और इस दौरान साथ ही धार्मिक झंडों, प्रतीक चिन्हों पर भी बैन लगा दिया है। सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगा सकते। कलेक्टर के आदेश पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। जहां बीजेपी इसका विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए यह तक कह डाला कि कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेशवासियों की आस्था पर हमला कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर कोई कलेक्टर धारा 144 लगाता है तो इसमें गलत क्या है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस आदेश पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और सवाल आज की प्राइम डिबेट के क्या कुछ हैं। 3 सवाल महत्वपूर्ण जिनके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे कि करके आपके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि झंडे पर बैन के आदेश पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। यह एक अथॉरिटी दी गई है, एक पावर दी गई है जिले के कलेक्टर को, शासन को, कि वो स्थिति को भांपते हुए किसी अंदेशे के मद्देनजर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धारा 144 लगा सकते हैं। तो फिर इस आदेश पर सवाल क्यों? सवाल यह उठता है दूसरा कि सभी धार्मिक झंडों पर अगर बैन है, कि धार्मिक सभी चिन्हों पर, झंडों पर, पताकाओं पर बैन है, तो फिर सियासत इस पर क्यों बेचैन हो रही है? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुद्दे को क्या बेवजह तूल दिया जा रहा है? जो राजनीतिक बयान सामने आए हैं, क्या वो गैर जरूरी हैं? क्या उनकी बयानबाजी जो राजनेताओं की हो रही है अलग अलग राजनीतिक दलों से, वो सही है? अगर वो चुप्पी साधे रखें, अगर कुछ ना बोलें, तो ये मामला क्या इतना तूल पकड़ लेता? इन्हीं चर्चा के बीच, इन्हीं सवालों के बीच हम बातचीत करेंगे और 3 मेहमान हमारे साथ खासतौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, या कहें कि 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिषा गौड़ हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत। स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम जी आपका। एके जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुभद्र पापड़ीवाल साहब प्रांत उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। पहला सवाल एके जैन साहब आपसे, कानूनी पहलू हम समझना चाहेंगे कि आखिर धारा 144 क्या है, कब लगाई जाती है, इसको कौन लगाता है, और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों को, ध्वजों को ना लगाया जाए, यह भी धारा 144 के अंदर आती है। संक्षेप में थोड़ा दर्शकों की सहूलियत के लिए बताइए सर। देखिए, धारा 144 में एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या स्पेशली एम्पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां देते हैं कि कहीं शांति भंग होने की संभावना हो, कोई अफरे
की संभावना हो या किसी विवाद का संभावना हो तो वह न केवल सार्वजनिक स्थान पर बल्कि व्यक्तिगत स्थान पर और व्यक्तिगत लोगों के विरुद्ध भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर सकते हैं और यह प्रोहिबिटरी ऑर्डर 2 महीने तक प्रभाव में रखा जा सकता है, जिसको राज्य सरकार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि कोई इस तरह के आदेश से असंतुष्ट है तो राज्य सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है या माननीय उच्च न्यायालय धारा 482 या रिट के जुरिस्डिक्शन में उसमें परिवर्तन कर सकता है, जैसे कर्नाटक में या इवन रामलीला मैदान वाले मामले में भी न्यायालयों ने किया। मतलब उसके लिए अपील करनी होगी या तो गुजारिश करनी होगी सरकार से या फिर अपील करनी होगी माननीय अदालत में। और पर ये जो आदेश निकाला गया है, ये आदेश सिर्फ बड़ा स्पेसिफिक है कि किसी भी सार्वजनिक जो संपत्ति है उस पर, बोर्ड की संपत्ति पर, जो टेलीफोन्स के डिपार्टमेंट के जो टेलीकॉम्स के सामान, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जहां भी पब्लिक उस पर किसी तरह के पोस्टर नहीं लगे जाएंगे और कानूनी रूप से और या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना उसकी सहमति के, और बल्कि इन स्थानों पर भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत लेकर किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह या धार्मिक चिन्ह लगाए जा सकते हैं। परंतु वैसे भी सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार और नगर पालिका के कानूनों के अनुसार भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के डिस्प्ले पर पाबंदी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो आदेश है ये सिर्फ सार्वजनिक जो पब्लिक की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, बोर्ड की संपत्ति है, उसके लिए लगाया गया है और तथा व्यक्तिगत संपत्ति पर लगाने पर कोई रोक नहीं। मतलब कोई व्यक्ति अपने घर पर लगाना चाहे, अपने ऑफिस में तिरंगा लगा दे या तिरंगे की तो खैर बात ही नहीं है, यहाँ पे धार्मिक चिन्ह लगा दे, धार्मिक पताका फहरा दे, ध्वज लहरा दे, 1 लगा दे, 10 लगा दे, 100 लगा दे, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई। सिर्फ जो सरकारी संपत्ति है, बोर्ड की संपत्ति है, उस पर लगाने पर, बिना पूर्व स्वीकृति के लगाने पर रोक लगाई गई। सुभद्र पापड़ीवाल जी, आपका रुख करता हूं, ये बताएं मेरे को, हालांकि घर तो देखा नहीं है लेकिन आप बताएं आपने अपने घर में कितने धार्मिक ध्वज लगाए हुए हैं और ये जो आदेश आया है किसी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए इस पर आपको तो कोई आपत्ति नहीं है? क्योंकि अभी तक राजनीतिक बयान ही सामने आए हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि अलग धर्मों से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल करते हैं, हम दूसरे पक्ष के धर्म के भी मेहमान आएंगे, उनसे भी चर्चा में सवाल करेंगे, लेकिन पहला आपसे ही ये जानना चाहूंगा सुभद्र जी, आपको तो कोई आपत्ति नहीं इस पर? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं एक साथ कि आपके घर पे कब से कितने झंडे आपके यहाँ सांप्रदायिक रूप से कहें, सांस्कृतिक रूप से कहें, धार्मिक रूप से कहें, न जाने कोई भी परिभाषा दें आप, लेकिन मेरे जन्म से पहले, मेरे ही नहीं, समस्त हिंदू परिवारों में चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, उनमें भगवा ध्वज लगाने की प्रथा मेरे जन्म से भी बहुत पहले से सुनने में, देखने में आ रही है। और मैंने लगभग सभी घरों पर, धार्मिक त्योहारों पर ध्वज लगे हुए देखे हैं और देख रहा हूं, आज भी देखता हूं और हर रोज देखता हूं। उसमें कोई सांप्रदायिकता या राजनीति का कोई पुट नहीं है उसके अंदर। दूसरी बात की आपत्ति की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए धारा 144 एक प्रशासनिक उपाय दिया गया था जिला प्रशासनों को कि जहां भी अराजकता की स्थिति हो, सांप्रदायिकता की स्थिति हो, कोई असंतोष की स्थिति हो, कोई दंगा फसाद की स्थिति हो, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक धारा 144 की एक उपाय प्रशासन दिया गया था। पहले इसका भरपूर राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा, बरसों तक इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान जो डिस्पेंसेशन है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन राज्य का, उसने एक कदम आगे बढ़कर के अब इसका सांप्रदायिक दुरुपयोग प्रारंभ। सुभद्र जी, ये बताएं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अगर कुछ आई है तो वो मेरे को और आपको बताइए और दिखाई जाएगी, तब क्या प्रशासन फैसला लेगा? सर तिलक वो सार्वजनिक करने के बाद फैसला लेगा, क्योंकि आप ही लोग फिर आ जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो देखिए क्या हो गया, ये तुष्टीकरण हो रहा है। गड़बड़ कब हो जाएगी? आपने करौली के अंदर एक पक्षीय निर्णय लिए, क्या परिणाम हुआ उसका? क्या परिणाम हुआ? मतलूब को भगा दिया आपने केवल सांप्रदायिक निर्णय लिए। अगर आप सांप्रदायिक निर्णय लेंगे तो उसकी कठोर प्रतिक्रिया होगी, अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होने वाली। नहीं, आपको ये बोलने का मौका ना लगे, इसीलिए एहतियात के तौर पर अगर कुछ संभावना, कोई आशंका अगर नजर आ रही है तो इस लिहाज से फैसला लिया। जो जानकारी है उसके मुताबिक कलेक्टर साहब को इनपुट्स मिली और इसी आधार पर उन्होंने ये आदेश जारी किया। नहीं, ये भगवा ध्वज भारत की संस्कृति का हिस्सा है या भारत का कोई सांप्रदायिक राजनीतिक हिस्सा है? ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है कि नहीं है? या संस्कृति को भी समाप्त कर दें अब हम? क्या है इसके पीछे? क्या प्रॉब्लम बताएं आप, प्रॉब्लम बताएं।
बताएं प्रॉब्लम साहब। स्वर्णिम जी प्रॉब्लम बताइए, ये तालिबान है कि राजस्थान है? सीपी जोशी जी ने भी सवाल उठाया। हाँ, मैं भी सीपी जोशी जी से पूछना चाहता हूं, और ये साथ में समस्त पैनल बैठा है, शायद AK जैन साहब भी आपको आगे बताएंगे। संविधान का राज है, कानून का राज है, क्या कानून क्या छोड़ दें? आपको इजाजत लेकर के झंडा कहीं लगाने के लिए अगर पाबंद कर दिया कि इजाजत लिए बगैर आप सार्वजनिक खंभों पर, बिजली के खंभों पर, सरकारी बिल्डिंग पर झंडा ना लगाएं, किसी को भी, कोई भी हो, वो मैं भी हूं और ये भी है, सबको पाबंद किया गया है, तो ये कानून का राज है ना। आप अपने हाथ में झंडा लेकर के घूमो, किसने मना किया है? अपने घर पे लगाओ, 1 या 5 झंडे लगाओ, आपके दोस्त अगर राजी हो तो उनके घर पे लगाओ, कौन मना करता है? लेकिन ये कहना, जब एक माहौल बनाया जा रहा है सोच समझ करके, साजिश के तहत, कि साहब झंडे बैन कर दिए, धार्मिक झंडे बैन कर दिए, बैन तो कहीं नहीं हुए। नहीं, स्वर्णिम जी उनका ये कहना है कि ध्वज से, प्रतीक चिन्हों से भाई किस तरह की डिस्टर्बेंस हो जाएगी? सर, आप तो मुझे एक चीज मैं जानना चाहता हूं, मैं जो सवाल वहां पे किया है ना लगाए विश्व हिंदू परिषद के पैनलिस्ट ने, मैं उसको आपको कोट कर रहा हूं। मैं तो इनसे ये कह रहा हूं ना कि आप अपने जहां भी आपको लगाना है, झंडा लगाना है, बैनर लगाना है, होर्डिंग लगाना है, कटआउट लगाना है, आप अर्जी दे करके इजाजत ले लीजिए। वो आप लेना नहीं चाहते क्योंकि कानून की पालना नहीं करना चाहते, अपने घर पे लगाइए, अपने हाथ में लेकर के अपने मित्रों के साथ आप जुलूस निकालिए, कौन मना कर रहा है? किसी पर बैन नहीं है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक उपक्रमों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक खंभों पर आप प्रतीक चिन्ह तो छोड़िए, धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी छोड़िए, अगर किसी को भी लगाने हैं, कुछ भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाना है जी, बिना इजाजत के नहीं लगा सकते। अब्दुल लतीफ साहब भी जुड़े हैं, सचिव हैं AIMC के, बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब्दुल जी, आपको कोई आपत्ति, कोई परेशानी इस तरह के आदेश से जो शासन की तरफ से आया है? सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं लगा सकता है, अपने घर पे लगाइए जितना लगाना है। देखिए साहब, हमें इस मामले में ये बात कहनी है कि हमें तो कोई आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि देखिए, ये सरकार का अधिकार है कि वो शांति बनाए रखे, और शांति बनाए रखने के लिए उनको ये कानून का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ वहाँ किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मामले को लेकर के शांति भंग करने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। जबकि हर साल तो इलेक्शन होता नहीं है, इलेक्शन के दरमियान में ये सारे काम ज्यादा होते हैं, और फिर एक खास मजहब के लोगों को टारगेट किया जाता है कि साहब वहाँ से पत्थर आ गए, वहाँ से ये हो गया, और उन पे जुल्म किया जाता है। तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर धारा 144 लगाई जाती है तो मैं समझता हूँ बात तो ठीक है, तो उनको अपना कंट्रोल करना ही होगा, वो देश का अमन और चैन थोड़ी खराब होने देंगे। लेकिन अब्दुल लतीफ जी, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये तो तालिबान, ये तो राजस्थान नहीं है, ये तो तालिबान बन रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये तुष्टीकरण की नीति है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही। वो चाहते हैं दंगा फैलाना, वो चाहते हैं अमन कायम खत्म करना, वो चाहते हैं लोगों में नफरत बढ़े। तो जब वो ऐसा नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो धारा 44 लगा देते हैं, तो वो तालिबानी हुकूमत कहने लगेंगे। निमिषा गौर जी, खाचरियावासी ने कहा कि भाई पेट में दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी के, दंगे नहीं करा पाए पिछली बार, उनको जो डिस्टर्बेंस हुई थी वो आरोप आप पर लगा रहे हैं। उनका इलेक्शन जीतने का लतीफ साहब आता हूं फिर आपके पास। निमिषा गौर जी। रविंद्र जी, देखिए, ये बादशाहों की सरकार है। अपनी बादशाहियत प्रूव करने के लिए प्रशासनिक नियमों का हवाला देकर के धार्मिक चिन्हों पर, धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ इसी सरकार ने कोटा में PFI जैसे आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित है, जो पूरे भारत भर में यहां अनुमति दी जाती है। तो बताइए, तालिबान नहीं है तो क्या है? एक घटना होती है, एक तरह की घटना होती है, जोधपुर के फलौदी गांव में होती है। वहां पर एक विशेष धर्म के 2 युवक एक खेत के तालाब में डूबने से मर जाते हैं, और उसी तरह की घटना श्री गंगानगर में होती है। वहां निमिषा गौर जी, आपने शायद इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में जो विश्व हिंदू परिषद के माननीय ने कहा, उन्होंने इसका विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल लतीफ साहब को भी आपने सुना होगा, दूसरा पक्ष इसमें पूरी तरह से तैयार है, उनको कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए कि ठीक है शांति कायम करनी है तो लिया जा सकता है, शासन के पास अधिकार है, देखिए सरकार कर सकती है। विशेष धर्म को संतुष्ट करने की सरकार है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे वोटर जो है एक विशेष धर्म के वो खसक रहे हैं, तो उनके प्रति एक विशेष व्यवहार। वही मैं आपको एक तालाब में बच्चों की मृत्यु का उदाहरण देकर के आपको बता रही हूं कि उसके लिए तुरंत मुख्यमंत्री जी सहायता की घोषणा कर देते हैं और दूसरी तरफ वहां मात्र सांत्वना देते हैं। तो ये पिछले 4 वर्षों जिससे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया है और इतिहास भी रहा है। एक पुस्तक है RVS मणि जी ने लिखी है, जो कि खुद अधिकारी रहे हैं होम अफेयर्स के अंदर यूपीए के शासनकाल में। पुस्तक का नाम है द मिथ ऑफ हिंदू टेरर, इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसमें 2003 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से नेता और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल करके हिंदू टेरर बनाने के साथ साथ में एक विशेष धर्म को संतुष्ट कर भारत का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास किया था, उसमें स्वर्णिम चतुर्वेदी जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण है? PFI के संगठन को इजाजत दी जाती है, आप निकलिए बाहर सड़कों पर रैली कर सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप धार्मिक प्रतीक चिन्हों को रोक लगाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर एक पक्ष को या सभी पक्षों को आप वंचित करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करने से? देखिए रविंद्र जी, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी यहाँ बैठी हैं, इनको वो तारीख याद नहीं है कि PFI पर कब बैन लगा, शायद याद नहीं होगा इनको, और कब बैन लगा और उस बैन लगने के बाद या कभी किसी सरकार ने इजाजत दी हो, वो तारीख यहाँ पे बता देंगी अगर, तो बहुत मेहरबानी होगी। बताइए, सबके पूरे राजस्थान को बताओ। सुनिए, दूसरी चीज, एक प्रश्न और पहले एक एक करके जवाब लेते हैं ना, क्या पहले एक एक करके जवाब लेते हैं। निमिषा जी और स्वर्णिम जी एक दोनों एक प्रश्न और का जवाब ले लीजिए। पहला सवाल पूछा है, जरा बताइए निमिषा जी। दूसरा भी जुड़ा हुआ है, हाँ दूसरा भी जुड़ा हुआ है। क्या धारा 144 अभी 11 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जो हमारे धार्मिक त्योहार आते हैं उनके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगाई थी, लखनऊ में, गाजियाबाद में और कानपुर में, इन सब जगह पे, तब क्या वो भी तालिबानी हो गए क्या? मैं एक प्रश्न मेरा ये भी है, किस को संतुष्ट कर रहे थे, किसका तुष्टीकरण कर रहे थे योगी जी, ये भी बता दें हाथों हाथ। और क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने कभी शांति व्यवस्था के लिए PFI पर बैन कब लगा और क्या बैन लगने के बाद ये इजाजत दी गई थी क्या? निमिषा जी, वो डेट पूछ लो कब इजाजत दी। व्यवस्था की स्थिति आप बताइए क्या है? आप PFI पर बैन है पूरे भारत भर में, कब लगा? बैन की कब लगाया आपकी सरकार ने? याद दिला दो। ये तो वो सवाल हो गया, 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? मेरा प्रश्न ये आपसे कि आपने कोटा में अनुमति क्यों दी? एक ऐसा आतंकवादी, मैं आपसे पहला प्रश्न मेरा है रविंद्र जी, राजस्थान सरकार ने कभी बैन लगने के बाद अनुमति नहीं दी। तारीख पूछ लो इनसे, कब अनुमति मिली है, कब यहाँ पे निकला? झूठ बोलने से काम नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उदयपुर से लेकर के यहाँ तक झूठ बोल रहे हैं कि बैन कर दिया। अरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्यों बैन किया? किसकी तुष्टीकरण कर रहे हैं वहाँ पे? सार्वजनिक स्थान पर शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है और स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य है। आप अनुमति लीजिए ना, अगर आपको झंडे लगाने हैं, होर्डिंग लगाने हैं, अनुमति लीजिए, क्यों नहीं लेते अनुमति? और यहाँ बिना अनुमति के आप अगर और हिंदू नव वर्ष पर आप हाथ में लेना चाहते हैं, देखिए रविंद्र जी, ये झूठ की सरकार है, इनके हाथों से एक विशेष एक जैन साहब, मैं आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि अगर भाई सरकार ने, शासन ने कोई आदेश किसी आशंका के मद्देनजर लगाया और आपने जैसे कहा कि भाई हाईकोर्ट इस पर रिव्यू कर सकती है, तो हाईकोर्ट में क्या अपील करनी पड़ेगी इस संबंध में? क्योंकि देखिए यहां पर बातचीत करने से, बहस करने से, बयानबाजी करने से कुछ नहीं। अगर किसी चीज पर आपत्ति है, क्या इसको लेकर किसी व्यक्ति को, उदयपुर वासी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, किसी संगठन को, किसी राजनीतिक दल को, तो क्या वो आगे जा सकता है? बताइएगा साहब। AK जैन जी, देखिए ये 1 माह के लिए आदेश निकाला गया है। 2 महीने सर, और आदेश में ये 2 महीने के लिए आदेश निकाला गया, सॉरी 5/4 से आगामी 2 माह तक 5 अप्रैल से आदेश लागू किया गया है। और 5 अप्रैल से, और साथ में इसमें स्पष्ट लिखा है कि आज राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम बोर्ड, सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत के टेलीफोन खंभों पर बिना परमिशन के नहीं लगाए जाएंगे। यदि इससे भी किसी को आपत्ति है तो सीधा सा, क्योंकि उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक सौम्या वर्सेज रेड्डी का मैटर है, जिसमें इस तरह जब एक किसी 144 के तहत कोई प्रोसेशन की परमिशन नहीं दी गई थी, तो उन्होंने उसको अल्ट्रावायरस बताते, कहा था नहीं आप परमिशन इनको दीजिए क्योंकि ये उस तरीके से हिट नहीं रही। इसी प्रकार रामलीला मैदान का जो
फेमस मामला है, उस मामले में भी यही हुआ था कि परमिशन नहीं दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं 144 को आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। 144 के लिए यह भी आवश्यक है कि एक प्री इंक्वायरी कराई जाए, एक कहीं से रिपोर्ट ली जाए, जांच की जाए और उसके आधार पर फिर वो आदेश निकाला जाता है। जैसे अनुराधा भसीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतलब सर ये थोड़ी कानूनी पेचीदगियां हो जाएंगी। मतलब अपील की जा सकती है ना, अगर कोई किसी को आपत्ति लग रही है तो वो कर सकता है ना, जा सकता है। न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है, पर अभी तक कन्हैया लाल जी ने सुरक्षा सिर्फ भाषण देने के लिए किसी ने कन्हैया लाल वाले मामले पे मैं बता दूं निमिषा जी कि ये स्थिति क्यों हुई उदयपुर। ठीक है निमिषा जी, आप बताइए भाई, आप जाइए ना, आप सड़कों पर उतरने से बेहतर है, बयानबाजी करने से अच्छा है आप उदयपुर न्याय के मंदिर का उदयपुर में सहारा लीजिए। निमिषा जी कोर्ट के ऊपर जहाँ तिरंगा झंडा लगना चाहिए था वह एक धर्म निमिषा जी गया था, इसलिए स्थिति विकट है वहां पर। निमिषा जी था, दिवंगत कन्हैया लाल जी ने लिखित में दिख कर दिया था, अपनी सुरक्षा मांगी थी, तब कहाँ था उदयपुर का प्रशासन? जो पाकिस्तान से आतंकवादियों को यहाँ पे निर्देश मिल रहे थे, कहाँ थी आपकी केंद्र सरकार? कहाँ था वो गृह मंत्रालय आपका जिसके हेड अमित शाह जी हैं? क्यों इंटेलिजेंस मिली थी यहाँ पे कि पाकिस्तान से यहाँ पे दंगा फैलाने की साजिश हो रही है? तो ये सब जब चीजें आती हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं है, इजाजत लेना नहीं चाहते। सुभद्र जी और साथ ही साथ अब्दुल लतीफ साहब, देखिए मैं इस डिबेट के अंत में क्योंकि एक मास आप लोगों को फॉलो करता है, आपके संगठन को फॉलो करता है, जरा दोनों को एक बार लाइएगा, सुभद्र जी को और अब्दुल लतीफ जी को। मैं आपसे सर चाहता हूं कि आप राजस्थान के लोगों से अपील कीजिए कि इस प्रदेश में अमन चैन कायम रहेगा और किसी भी तरह की आशंका अगर होती है तो फिर उसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि शांति बहाल रहेगी और फिर आगे ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सुब्रत पापड़ीवाल जी, जरा आपसे चाहूंगा कि आप अपील कीजिए, आप कहिए कि भाई शांति व्यवस्था हर लिहाज में बनी रहनी चाहिए। रविंद्र जी, ये स्थायी अपील है और इसमें अपील की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हिंदू समाज की सहिष्णुता का दुरुपयोग देश भर में वर्षों से किया जा रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा सहिष्णु है ना। लेकिन फंडामेंटल बात यह है कि दिवाली पर धारा 144 लगा दी गई पिछले साल, इस साल बाड़मेर में होली पर धारा 144 लगा दी गई। आप ध्यान दीजिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में निवेदन किया है कि सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब, एक मिनट, अब्दुल लतीफ साहब, लास्ट में आपसे माहे रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप जरा अपील कीजिए किसी भी सूरत में कोई भी शक्तियां, कोई भी ताकत, कोई भी अफवाह अगर फैलाए तो सब शांति बनाए रखें। अब्दुल लतीफ साहब, शांति बनाए रखने के लिए अगर हमें कुछ थोड़ी तकलीफ भी भुगतनी पड़ती है तो हमें वो तकलीफ बर्दाश्त करनी चाहिए। सुन लीजिए सुभद्र पापड़ीजाल जी, समझ लीजिए, मुल्क की शांति खत्म नहीं ताला में देखा हमने, ये कुछ अभी ताला में देखा हमने वो ताला में देखा है सर, अभी ठीक इलेक्शन जीतने के लिए देखा है ताला में। चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, निमिषा गौर जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, के जैन साहब, सुभद्र पापड़ीवाल जी और अब्दुल लतीफ साहब चर्चा में प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर जब किसी तरह की टिप मिलती है, कोई आशंका होती है, तभी इसी तरह के आदेश जारी किए जाते हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना कितना सही है उसको तो आप ही बेहतर समझ और जान सकते हैं, लेकिन हर लिहाज से शांति प्रदेश में, जिले में, देश में कायम रहनी चाहिए ताकि गंगा जमुनी तहजीब हमारी बरकरार रहे। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।